हेलो नमस्ते। नमस्ते। हेलो कौशिक जी, तरला जी। ओके। नमस्कार। तुलसी खुसरो साहित्य संगम मंच के इस बड़े से पटल पर मैं आप सबका अभिवादन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं शरदकांत मिश्र जी, बलराम सरस जी, सोनिया अक्स जी, सतीन देसाई जी, तौकीर कमर आब्दी जी, कौशिक जी और राहुल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। पल्लवी व्यास, नमस्कार। इस पटल पर आने के लिए मैं बहुत बेचैन थी, मतलब बहुत ही मुझे खुशी थी कि कब मुझे आमंत्रण मिले और मैं आप सबके सामने मेरी थोड़ी सी रचनाएं पेश करूं। आज आप सबके साथ मैं अपनी हास्य रचनाएं बांटूंगी और ज़्यादा कुछ न कहते हुए सभी श्रोताओं का, मित्रों का भी आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी रचना पहली मेरी पुस्तकें जो है लिखी हुई, उनमें से अब अभी पिछले महीने जो पुस्तक प्रकाशित हुई है वो हमारे डॉक्टर और पेशेंट के संबंधों के बारे में हुई है। हम पेशेंट होकर डॉक्टर को तो अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं कि डॉक्टर तो अच्छे मिलने चाहिए। क्या डॉक्टर भी ऐसा सोचते हैं कि पेशेंट भी कितने अच्छे हों? तो हमारे ये जो आपस का रिश्ता है, उस दौरान सालों में कितने ही हादसे होते हैं और अच्छी अच्छी बातें भी होती है, घटनाएं भी घटती है। इन सब का मैंने एक हास्य पुस्तक के रूप में संकलन किया है। तो उसी पुस्तक का नाम है कैरी ऑन पेशेंट। कैरी ऑन डॉक्टर नामक एक सीरीज आई थी, लेकिन ये है कैरी ऑन पेशेंट। इसमें से पहला एक लेख है, मैं पढ़ती हूँ। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर हमें एक फाइल देते हैं और वही फाइल हमें हर बार जब दूसरी विजिट पे जाते हैं तो हमें लेके जानी पड़ती है। अब जब पेशेंट जो होते हैं वो कितने सालों में क्यों न हो, लेकिन सब फाइलें इकट्ठे करने का शौक भी रखते हैं और डर भी रखते हैं कि शायद इसकी ज़रूरत पड़े, शायद उसकी ज़रूरत पड़े। तो ऐसी एक फाइल वाली महिला और एक पेशेंट, उसका पति, दोनों एक डॉक्टर के वहाँ जाते हैं। डॉक्टर की फाइल। एक दवाखाने में 50 साल के करीब उम्र वाले एक युगल ने प्रवेश किया। बहन के हाथ में 2 बड़े थैले थे। कंपाउंडर ने पेशेंट का नाम लिख लिया और जब उनकी बारी आई तब अंदर जाने को कहा। दोनों थैले लेकर केबिन में जाने लगे। अरे काकी, ये आपके थैले यहीं छोड़ जाइए, कोई नहीं ले जाएगा। अरे भाई, इसमें तो बड़े डॉक्टरों की फाइलें हैं, वो साहब को दिखानी है, बहन ने जवाब दिया और कंपाउंडर ने मुंह बिगाड़ते हुए उन्हें जाने दिया। अब डॉक्टर ने कहा, आइए बैठिए, कहिए क्या तकलीफ है। एकदम ढीले ढाले बैठे हुए भाई ने दबी दबी आवाज में कहा, कल रात छाती में बहुत दर्द हुआ था। और इतना कहकर वो चुप हो गए। अरे पूरी बात बोलो ना, उनकी पत्नी ने जैसे घर में बोलती हो वैसी ही कड़क आवाज में पति से कहा और जवाब की राह देखे बिना ही शिकायतें शुरू कर दी। डॉक्टर साहब, वो वैसे ही हैं, वो तो कुछ नहीं बोलेंगे, वो तो पहले से ऐसे हैं। कल शाम से उन्हें छाती में दर्द शुरू हुआ था तो मुझे बताने में क्या जाता था? हम शाम को ही यहाँ आ जाते कि नहीं? 10 साल पहले भी बड़ा अटैक आया था, तब भी ऐसा ही बोले थे, तब भी ऐसा ही हुआ था, बोले ही नहीं थे। आज तो मैंने कहा चलिए, तब आए, कहते हैं अब तो अच्छा है।
पर आप देख लीजिए बराबर, ये सब फाइलें हैं, इन्हें भी देख लीजिए। फाइल? कौन सी फाइल? कैसी फाइल? डॉक्टर तो चौंक गए। उन्हें लगा ये लोग भूल से इनकम टैक्स की सभी फाइलें लाए हैं क्या। बहन जी ने तो थैला खोलकर एक के बाद एक फाइल दिखाकर हर फाइल का इतिहास कहना शुरू कर दिया। साहब, ये डॉक्टर दिल धड़क की फाइल, आप तो उन्हें पहचानते होंगे। सबसे बड़े डॉक्टर को दिखाया था, हार्ट का ऑपरेशन भी उनके पास करवाया था, फिर भी अटक आया। बोलो। मैं सुनता हूँ, यह दिखाते हुए डॉक्टर मोबाइल में मैसेज देखने लगे। कथा आगे बढ़ी। साहब, ये फाइल डॉक्टर मारफाड़ की, उन्होंने तो इनको बिना देखे ही बड़े डॉक्टर का नाम देखते ही कहा सब बराबर है, यही दवा चालू रखिए, और फिर अपनी फीस के 1000 रुपये ले लिए। अरे भाई, हद होती है बहन, तुम तो मेरी ही जात वालों की बुराई करने लगी। अब तो कुछ करना पड़ेगा। बहन, आपके पास और कौन सी फाइलें हैं? बहन को यह सुनकर इतनी खुशी हुई कि डॉक्टर हो तो ऐसे। पेशेंट तो पेशेंट, पेशेंट की फाइलों को भी इतने पेशेंट होकर देखते हैं। वाह, डॉक्टर अच्छे हैं। अब तो कुछ भी हो, मरते दम तक इनके ही पास आएंगे। खुशी खुशी में बहन ने तो पहला थैला खाली कर दिया। ये डॉक्टर कैंची वाले की फाइल, ये डॉक्टर झटके की फाइल, ये बंदूक वाले की, ये तोप वाले की। बाकी आप नहीं मानेंगे साहब, पर अटैक आने के बाद के 1 साल में तो सबके कहने से सेकंड ओपिनियन के लिए हमने तो इन सब डॉक्टरों को दिखा दिया, पर फिर भी देखिए कल फिर से अटैक आया। डॉक्टर सोचने लगे, ये बेचारे की बात तो सही है। ऐसे अपनी तबीयत की ओर बेध्यान रहने वाले पति की चिंता और पति को लेकर हर डॉक्टर के दरवाजे पर जाना, ये आसान काम नहीं है। बड़बड़ाने की आदत भी पड़ती है और आवाज भी ऊंची हो जाती है, इसमें उसका कोई दोष नहीं। घर संभाले, अपने आप को या पति को संभाले। पर इन फाइलों का मैं क्या करूंगा? अचार डालूं या चटनी बनाऊं? अब तो सीजन भी चल रही है। एक काम कीजिए बहन जी, आप ये सभी फाइलें यही छोड़ जाइए, मैं आराम से सब देख लूंगा। अभी तो फिलहाल कार्डियोग्राम निकालना पड़ेगा, आप बाहर बैठिए। डॉक्टर ने कंपाउंडर को बुलाकर कहा, ये दोनों थैले स्टोर रूम में रख दो, महीने के बाद ये लोग वापस आएंगे, तब देने को याद करना जरा ठीक से। पेशेंट को और उनकी पत्नी को बुलाकर डॉक्टर ने कहा, देखिए कार्डियोग्राम तो खाली है, मतलब नॉर्मल है, इसलिए दवाई चालू रखिए और आपकी फीस 1000 रुपये है, दे दीजिए। फीस लेकर डॉक्टर फोगटलाल ने उस युगल को विदा किया। अब मोबाइल के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, हम खुद इतना मोबाइल लेकर बैठते हैं कि हम तो किसी को कुछ नहीं कह सकते। फिर भी जिसे अपने पॉकेट में से पैसे निकालने पड़ते हैं, जो घर का मुखिया होता है, उसके सर पर क्या गुजरती है ये सुनिए। मोबाइल का बिल। आपके दो बातें करते हैं दो लोग, आपके मोबाइल का बिल कितना आता है? मेरा? अरे मुझे तो मेरी कंपनी हर महीने मोबाइल पर बात करने के 1000 रुपये देती है, इसलिए मुझे अपने बिल की चिंता बिल्कुल नहीं। आपका बिल कितना आता है? भाई क्या बात करूं, आप तो बड़े नसीब वाले हो। मेरे फोन का बिल तो सिर्फ 200 रुपये आता है, पर मेरे लड़के का बिल 2000, लड़की का 2000 और बीवी का 3000 रुपये हर महीने भरकर मुझे ये सवाल हुआ कि क्या दूसरों के मोबाइल के बिल भी इतने ही लंबे आते होंगे? 7000 रुपये, वो भी सिर्फ बात करने के। ओहो, इन लोगों का ऐसा कौन सा बिजनेस है? अरे भाई, बिजनेस काहे का, देर रात तक बस यही बिजनेस चलता है। तुम कहाँ हो? मैं कहाँ हूँ? अरे भाई, सब घर में ही होंगे ना, और कहाँ होंगे? पर नहीं, बस थोड़ी देर पहले मैं कुर्सी पर बैठा था, अब पलंग पर लेटा हूँ। बाहर गैलरी में था, अब अंदर आया हूँ। पहले दाहिना पैर मोड़ के बैठा था, अब उसे लंबा किया और बायां पैर मोड़ा।
मुझे तो हाथ में इतनी खुजली आती है कि जाकर उसे बोलूं, क्या पैसे जाते हैं तब भी हाथ में खुजली आती है क्या, जैसी आने के टाइम पे आती है? कौन जाने। इस सवाल को देखिए, तुम क्या कर रहे हो और मैं क्या कर रहा हूँ। 24 घंटे में अगर 50 बार फोन किए तो 50 बार यही सवाल, क्या कर रहे हो, और जवाब में क्या होता है? कुछ नहीं, बस ये तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ और गैलरी में खड़े खड़े चाय पी रहा हूँ। सिस्टर, अरे वो तो उसके फ्रेंड के साथ फोन पर बिजी हमेशा की तरह। अरे जवाब में कोई नयापन नहीं, कोई स्मार्टनेस नहीं। ये तो तुम कह ही सकते हो ना कि मेरे पास तो टाइम नहीं, पर तुम्हारे लिए मैं आकाश के तारे तोड़ सकता हूँ। नहीं तो दूर से आ रही मसालेदार खुशबू में से इडली और सांभर की खुशबू को अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। एकदम बोरिंग बातें करते हैं और फिर भी सारा दिन फोन में सिर झुका कर न जाने क्या कर रहे हैं। कभी कोई बोला आज तक कि अभी तो मैं मेरे बाप के पैसे बिगाड़ रहा हूँ? उनको छोड़ो, मेरी वाइफ के पास भी क्या आशा करने की। जब तक पति कमा रहा है तब तक खर्च करो या उड़ाओ, कल की बात कल। ना कोई कुछ बोलता ना कुछ सुनता। जब तक मैं बैठा हूं कोई बोलेगा भी नहीं। सवाल भी कैसे वाहियात होते हैं। तुमने क्या खाया? अरे भाई, रोज रोज क्या घर में पकवान बनते हैं? और अगर पकवान हो भी तो सामने वाले को जलाकर क्या मिलेगा तुम्हें? काम की बात करना, काम की बात करो और फोन खत्म करो। पर नहीं, ये लोग मुझे उम्र से पहले ही गंजा करके छोड़ेंगे। सब मुझे सलाह देते हैं, चिंता मत करो, टेंशन मत लो। क्यों टेंशन न लूं? तुम लोग बिल कम करो, मेरा टेंशन खत्म। मुझे लगता है शायद मैं पागल हो जाऊंगा। मेरे सामने देखने की या मेरी बात सुनने की तो किसी को फुर्सत नहीं। पर अगर मुझे एक कप चाय पीनी हो तो भी मैं किसे कहूं? अगर किसी से कहूं तो चालू फोन पर कैसे सब एक दूसरे की ओर इशारा करते हैं वो देखने लायक होता है। घुमा फिरा कर आखिरी इशारा मेरी ही ओर होता है और चाय बनाने सिर्फ मुझे जाना पड़ता है। अब तो लगता है मुझे खाना पकाना भी सीख जाना पड़ेगा। अब जरा सोचो तो, कभी किसी का कुछ काम हो और काम का फोन आया तो क्या होता है? मेरे घर वालों का फोन तो बिजी रहता है, इसलिए बाहर के फोन मेरे नंबर पे आते हैं। जय श्री कृष्ण अंकल, अंकल क्या कर रहे हो? उसी सवाल से मेरा सर फटने लगता है। ब्लड प्रेशर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने की तैयारी करता है। बेटे, जिसका काम हो उसका मैसेज दे दो और फोन रख, नहीं तो मेरा नंबर तुझे हमेशा के लिए याद रहेगा। इस मोबाइल के कारण तो मेरा जीवन नर्क हो गया है। आपने पूछा इसलिए मैंने इतना कहा, बाकी तो घर में मेरा बोलना ही बंद हो गया है। कोई मुझे सुनने वाला हो तो मैं बोलूं ना। कौन सी मूवी देखी, इस सवाल पर तो पूरी फिल्म की स्टोरी 1 घंटे तक चली है। अगर मुझे कोई फिल्म को अच्छी तरह देखना या समझना हो, सब बाजू पर रह जाता है। आप कहेंगे उस समय मुझे घर से बाहर निकल जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे सुबह जल्दी उठकर रात को देर रात तक घर से बाहर रहना चाहिए। कौन कब किसके साथ फोन पर बातें कर रहा है ये मुझे किस तरह पता चले? आजकल तो मैं दिशाहीन हो गया हूँ। क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। जहाँ जाओ बस मोबाइल मोबाइल मोबाइल, बातें बातें बातें। आज आपने मेरी बात शांति से सुनी, मुझे लगा कि मेरी सारी शिकायतें दूर हो गई। अगले महीने फिर आपको फोन करूंगा, ये कहने के लिए कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या खाया और मैं कहाँ बैठा हूँ। थैंक यू दोस्त। अब मोबाइल से फिर हॉस्पिटल की हम जाएंगे। हॉस्पिटल ज़्यादा करके बीमार लोग जाते हैं या फिर बीमार को देखने वाले जाते हैं। पर एक दूसरा कारण है कि लोग हॉस्पिटल में इस खास वजह से भी जाते हैं। ये देखिए कौन सी वजह है। मैं हॉस्पिटल में हूँ। मायावती हॉस्पिटल के सामने से निकलते मुझे याद आया कि शाम को मेहमान आने वाले हैं और नाश्ता बनाने का बिल्कुल समय नहीं है। अगर मैं यहाँ के समोसे और बटाटे वड़े लेकर जाऊं
तो मुझे बहुत बड़ी शांति होगी। वैसे भी यहाँ का नाश्ता बहुत ही फेमस है और हॉस्पिटल का नाश्ता है, इसलिए बीमार होने का तो कोई डर ही नहीं। मैं अंदर गई तो कैंटीन के आगे भारी भीड़, लंबी लाइन, खाने वाले की भी और पार्सल ले जाने वाले की भी। मुझे लगा ही नहीं कि मैं कोई हॉस्पिटल में हूँ। खैर, हमारे साथ अगर कोई हो तो हम उसे कह भी सकते हैं कि प्लीज़ 2 घड़ी के लिए शांति रखिए, पर हम मोबाइल को थोड़ा कह सकते हैं कि प्लीज़ चुप रहो। हाँ, साइलेंट मोड पे रखेंगे तो फिर पता नहीं चलेगा कि किसका फ़ोन आया। ये मोबाइल मुझे घड़ी घड़ी परेशान कर रहा था। एक के बाद एक फ़ोन चालू हो गए। एक तरह से तो अच्छा हुआ कि मेरी बारी कब आई मुझे पता ही नहीं चला। उसी समय मेरे पति का फ़ोन आया और मुझे लाइन छोड़कर बाहर निकलना पड़ा। देखिए क्या कहते हैं मेरे पति। हेलो, कहाँ हो? घर आने में अब कितनी देर है? मेरी उनको बहुत चिंता है। मैं हॉस्पिटल में हूँ। भीड़ में साफ न सुनाई दे इसलिए मैंने छोटा सा लेकिन जोर से जवाब दे दिया। अरे हॉस्पिटल में? क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ? ज्यादा लगा तो नहीं? कौन सी हॉस्पिटल? प्लीज जल्दी डॉक्टर को फोन दो। तुम बिल्कुल उठना मत और देखो ज्यादा बात मत करो। फिर तुम होश में तो हो ना? उनकी आवाज में घबराहट और बेचैनी साफ दिख रही थी। अरे हमेशा तुम ऐसा ही कहती हो कि मुझे कुछ नहीं हुआ, फिर मेरे लिए बड़ा सा काम और बड़ा सा बिल लेकर आ जाती हो। तुम पहले नर्स को फोन दो तो मैं सब बातें करता हूँ। अगर डॉक्टर हो तो डॉक्टर को फोन दो। हे भगवान, हाँ हाँ, भगवान ने तुम्हें बचाया है और तुम्हारी आवाज भी बराबर नहीं निकल रही। मैं अभी निकलता हूँ। हॉस्पिटल का नाम क्या कहा? मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, मैं मायावती में समोसे लेने आई हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और मैंने फोन काट दिया। क्या हॉस्पिटल में बीमार होकर ही जा सकते हैं? समोसे लेने नहीं, बात करते हैं। आसपास वालों की नजरें बचाकर मैं मोबाइल में मैसेज देख रही थी कि इतने में मेरी पड़ोसन रेवती बहन का नाम स्क्रीन पर चमका। चलो, अब इसे मेरा क्या काम पड़ गया। हाँ, उसका अखबार मैं सुबह में लेकर आई थी, वही मांगने वाली होगी। हाँ रेवती बहन, बोलो क्या काम है? सुबह में ही तो हम मिले थे, फिर भी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, आदत जो पड़ गई है। बस कुछ नहीं, ये तो आपके भाई आए हैं, उन्हें वह अखबार चाहिए था जो आप सुबह ले गई थी। मेरे भाई? आपके घर क्यों आए? नहीं नहीं, आपके भाई मतलब सोनू के डैडी। ओह, पर मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, घर आकर देती हूँ। मुझसे अनजाने में हॉस्पिटल शब्द निकल गया और रेवती बहन पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। अरे आप हॉस्पिटल में? क्या हुआ? बहन, एकदम अचानक से आपको क्या हो गया? सुबह तो आप एकदम ठीक थी और कैसे अचानक हॉस्पिटल में? मेरे भाई को तो मैंने अभी खिड़की में से जाते देखा। ये उनके भाई खिड़की में से क्यों निकले पता नहीं। लगता है आपको ही मिलने आते होंगे। और मुझे मिलने क्यों आते हैं? ओहो, हे भगवान, आज ये सब क्या हो रहा है? रेवती बहन, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप चिंता मत करो। नहीं नहीं बहन, मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। आप दूसरों को हैरान करने में बिल्कुल नहीं मानते, पर इस बार मैं एक बात नहीं मानने वाली। आपकी सेवा करने का कोई मौका हमें भी तो दो। मैं अभी आपके भाई के साथ और सामने वाले मालती बहन, सुशीला बहन को लेकर आधे घंटे में पहुंच रही हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत करो। अभी आई, भगवान पर भरोसा रखो, आपको कुछ नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा। मैं अभी आई, आराम करो, थोड़ी देर सो जाओ। अब घर के काम की भी जरा चिंता मत करना, काम वाली के पास घर का सारा काम करवा लूंगी और मेरे भाई को भी खाना खिलाकर भेजूंगी। अब सब चिंता छोड़कर खाली आराम करो बस। हॉस्पिटल का नाम क्या बताया? अरे रेवती बेन, मैं मायावती में समोसे लेने आई हूँ। समोसे लेने आई हूँ और आपका कोई ऑर्डर हो तो बताओ कि कितने समोसे लाने हैं। मैंने चिल्लाकर जोर से मेरी बात कही और बहन ने अपनी रैकट रोक दी। क्या कोई ऐसे ही हॉस्पिटल नहीं जा सकता समोसा लेने या खाने? अब हॉस्पिटल से हम जाते हैं दो ऐसे परिवार की ओर जिनसे हमारा खून का रिश्ता है। हमारा मतलब हम सब का। देखिए कौन है।
खून का रिश्ता। एक शहर में दो मच्छर अपने परिवार के साथ शांति से रहते थे। एक दूसरे के पड़ोसी होते हुए भी दोनों में गाढ़ मित्रता थी। दोनों के घर में परिवार के सभ्यों की संख्या एक जैसी ही थी और उनके बीच मनुष्य का खून पीने के बाद भी कभी झगड़े नहीं होते थे। आश्चर्य की बात यह थी कि सबका काम आराम से चलता था। रोज टहलने के बहाने मच्छर अपने हवाई जहाज लेकर शहर में निकल पड़ते थे। बाकी दिनों में तो बागीचे और खान पान के ठेले पर जाते, तो वहां उन्हें अपने दोस्त और परिवार की टोलियां मिल जाती। जहां जाते थे वहां एक ही तरह की गुनगुन का संगीत सुनकर निराश होकर दोनों जल्दी वहां से निकल लेते थे। वहीं से सीधा दोनों कोई गटर या तालाब के किनारे जाकर बैठ जाते थे। वहां से गुजरने वाले कोई शिकार को देखकर दोनों उनसे खुशी से लिपट जाते थे। शिकार घायल हुआ तो ठीक, नहीं तो दोनों फिर तालाब के किनारे बैठे हुए शिकार की ओर जाते थे। तालाब के किनारे उन्हें अच्छा खासा खुराक भी मिल जाता था। थोड़े दिनों से दोनों मच्छर के घर में उनकी पत्नी और बच्चों की शिकायतें शुरू हो गई थी। इन लोगों को अब खाने में कोई बदलाव चाहिए था। उन्हें सब बेस्वाद और रूखा सूखा लगता था। उन्हें चेंज चाहिए था, कुछ चटपटा, कुछ मसालेदार, फास्ट फूड जैसा। दोनों मच्छरों को वैसे भी इतवार के सिवा आराम तो मिलता नहीं था, इसलिए चेंज खातर दोनों घर में रहते थे और दोनों की बीवियां बच्चों समेत थोड़ा शॉपिंग, थोड़ा विंडो शॉपिंग करने के लिए निकल पड़ती थी। शिकार का शिकार और शॉपिंग की शॉपिंग। उन्हें भी आजकल नए नए अनुभव हो रहे थे। बड़े बड़े रोगों पर से उनका प्रभाव कम होता जाता था। दूसरे कई नए नए रोगों की जिम्मेवारी वे अनजान और तुच्छ कीड़े ले रहे थे। एक शाम की बात है, दोनों मच्छर रोज की तरह घर से निकले। दोनों घर पर तो खाते नहीं थे। उन्हें जब बाहर ही स्वादिष्ट और चटपटा खाना मिल जाता, फिर कोई घर क्यों खाए भला। उनकी पत्नियों को भी शांति, बच्चों को संभालने के सिवा और अच्छी ट्रेनिंग देने के सिवा और कोई काम तो रहता नहीं था। शाम को पति जब घर आते, सब मिलकर उनका खून पी जाते। बस फिर दूसरी शाम तक आराम से पड़े रहने के सिवा किसी के पास कोई काम नहीं था। हाँ, तो उस शाम मच्छरों को बहुत तकलीफ हुई। अब पहले जैसा शुद्ध खून आसानी से पीने नहीं मिलता था। उन्हें शुद्ध खून की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए जरा सी भी मिलावट होते ही वे आसानी से पहचान लेते थे। यार, आजकल खून चूसने में भी मजा नहीं आता। आधे दिन तो हम आधे भूखे ही घर जाते हैं। घर पर तो बीवी और बच्चों का आतंक डरा देता है। क्या करें, उन्हें भी पेट भर भोजन जो नहीं मिलता। मैं तो परेशान हो गया हूँ। यार, मेरे घर भी ऐसा ही है। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही जाना तो घर पर ही है। अब तो मेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल से ही उन्हें पता चल जाता है कि आज पेट भर भोजन मिलेगा भी या नहीं। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता मैं क्या करूं। दूर दूर तक शिकार की खोज में उड़ना, शिकार का ध्यान दूसरी ओर हो, उसका ध्यान रखकर उसे पता न चले वैसे धीरे से काटकर भाग जाने का कोई आसान काम है। कई शिकार तो हमारा ही शिकार करने में इतने माहिर होते हैं कि हमें बैठा देखकर सटक करके हमें तमाचा लगा देते हैं। हम निशान भी कितनी बार चुकाएं। उसमें भी अगर शुद्ध खून हो, हमारे नसीब अच्छे हो तो ही मिले। बाकी तो आजकल खून में भी कितनी मिलावट होती है। किसे फरियाद करें। हमारी तो कोई जात बिरादरी या सरकार भी नहीं। कौन जाने खून में किसी को डायबिटीज, किसी को कोरोना, किसी को हाई बीपी, किसी को अल्सर। रोगों के नाम भी कितने नए नए आ गए। इन सब से हमें भी एकाध रोग तो मिल ही गया होगा। कौन देखने या टेस्ट करने जाए। हमारा खून तो बहुत ही मिलावट वाला ही होगा। मुझे तो विश्वास है कि हम और हमारा परिवार बड़े बड़े रोगों के शिकार बन चुके होंगे। हाँ यार, मुझे भी अब तो घर में जाने में शर्म लगती है और ये भी लगता है कि परिवार की जिम्मेवारी अब अच्छे से नहीं निभा सकूंगा।
अब तो किसी के 2 थप्पड़ खाकर भी मौत को गले लगाने का मन हो रहा है। पूरा दिन वही खून की तलाश, पेट भर खून के बदले एकाध बूंद खून लेकर घर जाना। अब मुझे तो जीते जी मरने जैसा लगता है। है कोई रास्ता? फिलहाल तो कोई रास्ता नहीं बाकी रहा, पर चल उस घर में जाते हैं। वहां खिड़की और दरवाजे खुले हैं और लगता है कि किसी ने हमें मारने की भी कोई तैयारी नहीं की है। ना तो कोई दवाई की बदबू आती है और ना ही कोई छोटी सी बत्ती भी जलती दिखाई देती है। चल फिर, आज का खाना तो यहीं से मिल जाएगा, कल की बात कल। दोनों खुशी से गीत गुनगुनाते उस घर की ओर उड़ने लगे। घर में गए तो देखा 2 खटिया थी। वो लोग जाकर दोनों मच्छर एक खटिया के पीछे छुप गए। ध्यान से देखा तो वहां 2 खटिया जो थी, दोनों पर एक एक शिकार सोया पड़ा था। वो तो दोनों खुश हो गए, पर वहीं शिकार के आसपास सुई लेकर एक आदमी खड़ा था। वह शायद खून की जांच करने वाला आया था और खून चूसने में माहिर परिवार और दूसरे लोग भी वहां थे। मच्छर की 4 आंखें निराश हो गई। इतने दुखी तो वे कभी नहीं थे। आज हमारे लिए कुछ बचने की उम्मीद भी नहीं, चलो घर चलते हैं। दोनों मच्छर बिल्कुल भूखे पेट धीरे धीरे जैसे तैसे उड़ते उड़ते आखिर घर की ओर रवाना हुए। घर तक पहुंचने से पहले ही उनके होश उड़ चुके थे। उनका परिवार तो उन्हें देखते ही उनका खून चूसने खुशी खुशी उड़ने लगा। पर देखा तो दोनों मच्छर दरवाजे पर ही ढेर हो गए थे। दोनों में खून का एक कतरा भी नहीं बचा था। अब देखिए मच्छर का भी क्या हाल होता है। अब मच्छर के बाद हमें दूसरा एक आशीर्वाद मिलता है। हमें मनुष्य को सब जगह से आशीर्वाद मिलते रहते हैं। अब देखिए मुझे मतलब हमें कहाँ से आशीर्वाद मिलते हैं। लिफ्ट, बिल्डिंग में जो लिफ्ट रहती है वो भी आशीर्वाद देती है। तो लिफ्ट के जो आशीर्वाद कैसे हैं? शहरों में ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में अलग अलग तरह की लिफ्ट का सबको अनुभव होता है। लिफ्ट के अनेक प्रकार होते हैं। कोई धीमी है, कोई तेज है, कोई शानदार है, तो कोई पुरानी इमारत जैसे अब गिरी तब गिरी कब गिरी। कोई शांत है, कोई झगड़ालू है, कोई सीधी है, कोई टेढ़ी है। ऐसे अनेक स्वभाव की लिफ्ट हमें देखने को मिलती है। हमारे नसीब में तो झगड़ालू लिफ्ट आई थी। जितनी बार मिलती है हमारा सर खा जाती है। रोज ऐसी लिफ्ट में जाने से बेहतर तो हमें लगता है कि हम 10 माले तक दौड़ कर ही पहुंच सकते हैं जल्दी जल्दी। पर क्या है, वापस जिंदा आने का कोई भरोसा नहीं, इसलिए हमें लिफ्ट में ही आना जाना पड़ता है। अभी तो हमने लिफ्ट का दरवाजा पूरा खोला भी न हो कि लिफ्ट सास या पति की तरह, या फिर पात्र को अदला बदली भी कर सकते हो, टोकने लगती है और जब तक काम खत्म न हो तब तक टोकती रहती है। अपनी जबान रोके बिना बोलती रहती है, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। और अगर लिफ्ट इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हो तो थोड़ी स्टाइल में बोलेगी, पर बोलेगी जरूर, प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज क्लोज द डोर। और जब तक दरवाजा बंद नहीं करेंगे ये लोग हमारा सिर चकरा देंगे। ये भला कोई रीत हुई? ऐसे किसी की जान लोगे क्या? लिफ्ट में ये सहूलियत देने वाले का स्वभाव कैसा होगा, ये मुझे टेंशन हो गया। शुरू शुरू में तो घबराहट की मारी मैं जल्दी जल्दी लिफ्ट में चली जाती थी, पर मेरा सामान बाहर रह जाता था। कभी मैं लिफ्ट का दरवाजा बंद करने की जल्दी में गलत बटन दबाती तो लिफ्ट मुझे सीधी ऊपर पहुंचा देती। उस दिन के बाद अब गहरी सांस लेकर मैं लिफ्ट में दाखिल होती हूँ और गहरी सांस लेकर बाहर निकलती हूँ। अरे, अभी तो हमने लिफ्ट का दरवाजा खोला ही हो और लिफ्ट के अंदर पैर रखा ही हो, फिर घूमकर दरवाजा बंद करने में समय तो लगता है कि नहीं? या फिर लिफ्ट में से बाहर निकलकर दरवाजा बंद करने में भी समय लगता है। इन सब क्रियाओं में जितनी सेकंड्स होती है
उसे गिने बिना ही लिफ्ट हमारा सर खाना शुरू कर देती है। मुझे तो उस समय बहुत गुस्सा आता है। कोई सुने या न सुने, मैं तो लिफ्ट को जवाब दे देती हूँ। हाँ भाई हाँ, करती हूँ दरवाजा बंद। क्या मेरे पीछे पड़ गई? और कोई काम नहीं है क्या तुझे? बाहर तो निकलने दे। इतना बड़बड़ाने के बाद मुझे इतनी शांति और खुशी मिलती है। आहा, मुझे ऐसा लगता है कि किसी का गुस्सा मैंने किसी पर निकाल दिया। लिफ्ट का त्रास एक त्रासवादी से कम नहीं। जैसे लिफ्ट क्या दूसरा का उसका क्या काम है? ढिंढोरा पीटती है। चुपचाप ऐसे नहीं हमें लाती है और ले जाती है। ढिंढोरा पीटती है। हर माले पर हम अगर गए या हमारे घर में से निकले, घर में दाखिल हुए, तो लिफ्ट पहले सबसे पहले बता देती है कि भाई ये लोग आए, ये लोग गए। पड़ोसियों को या फिर दूसरे फ्लैट में रहने वाले सभी को पता चल जाता है कि हम कहीं जा रहे हैं या कहीं से हम आए हैं। लिफ्ट का दूसरा नाम साइलेंट लेडी नारद मुनि। कौन कितनी बार घर से बाहर गया, कौन कितनी बार आया, कौन किसके साथ गया और किसके साथ आया, जाने के समय कितना सामान था, आने के समय कितना था, सामान में क्या क्या था, उस हिसाब से तय होता है कि बाहर गाँव गए हैं या पीहर या ससुराल। कौन जाने कितनी छोटी छोटी बातें पड़ोसियों को लिफ्ट के सिवा और कौन बताएगा। इसी कारण तो लोग अपने बेडरूम को छोड़कर ड्राइंग रूम में टीवी लेकर आए और सोफे को सजाकर पूरा दिन दरवाजे के सामने बैठे रहते हैं। पड़ोस की गॉसिप की जितना मजा और किसी बात में नहीं। खैर, दिन में 10 बार लिफ्ट में आते जाते हों तो भी अपनी मस्ती में ही आना जाना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी के साथ लिफ्ट के कारण हम बैर नहीं रख सकते। लिफ्ट का एक नियम होता है, कोई किसी के सामने देखेगा नहीं। अगर एक दूसरे को पहचानते हो तो हाय हेलो करने का, बस। बैड मैनर्स कहलाती है। हाय हेलो हो जाने के बाद आप लिफ्ट की दीवारें देख सकते हैं, लिफ्ट मैन को देख सकते हैं, और अगर कोई न हो तो लिफ्ट के दरवाजे को भी देख सकते हो। नंबर वाले बटन्स को भी बार बार देख सकते हैं हम, पर किसी के सामने नहीं देखने का। ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल में देखकर मैसेज चेक करो या पर्स खोलकर पर्स चेक करो, कुछ रह तो नहीं गया। बाकी इधर उधर देखना खराब आदत है। मुझे लगता है कि अगर बस या ट्रेन की तरह लिफ्ट 2 मिनट खड़ी रहती तो लोग रोज बात करके दरवाजा खोल के बात करने खड़े रह जाते और लिफ्ट की मचमच को नज़रअंदाज करते। अच्छा तो ये होता अगर लिफ्ट में दाखिल होने के समय या लिफ्ट से बाहर निकलते समय ये आवाज़ आती। ये कोई लिफ्ट वाली जो लिफ्ट होती थी वो ये बोलती, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर कर आप बात करेंगे या फिर मोबाइल पर दरवाज़ा बंद करके बात करेंगे। प्लीज़ आपके बच्चे को लिफ्ट से भी अच्छा कोई खिलौना दिला दो ना प्लीज़, थैंक यू। तो लोग खुशी खुशी दरवाज़ा बंद कर देंगे और अपने बच्चे को भी संभालेंगे, पर आज दूसरे का कौन सोचता है। अब हमारी कई आदतें होती है। मनुष्य है, भूल भी होती है, भूल सुधारते भी हैं, भूल बार बार करते भी रहते हैं। पर भूल जाना जो स्वभाव का एक लक्षण है, तो कई लोग स्वीकार नहीं करते कि मैं भी भूल सकती हूँ या मुझसे भी भूल होती है। ऐसी एक महिला मेरे घर में आती है और मुझसे बातें करती है, क्योंकि वो वह अपना पर्स और मोबाइल कहीं भूल गई थी, पर सब मिल गया, सब खत्म हो गया। पर उसे जो दुख हुआ और जो मन में दुख रह गया कि मुझसे कैसे भूल हुई, मैं कैसे भूल गई, तो मेरे घर आकर ये सब बातें करती है कि अब भूल जाती हूँ, ये
मैं कहती हूँ, मगर उसे भी अब लगा कि भाई उसे भी भूलने की आदत शुरू हुई क्या, डर लगा। घर में दाखिल होते ही उस बहन ने दुखी होकर और आंख में से, दोनों आंखों में से आंसू छलांग लगाने की तैयारी में थे, उसे धक्के लगाकर फिर से आंख के अंदर भेज दिया और मुझे कहा, ये पहली बार ऐसा हुआ कि मैं कुछ भूल गई। और फिर मेरी ओर दया की नजर, जैसे मैं उनके लिए दया बताऊं, सहानुभूति बताऊं, मेरी ओर देखा। मुझे तो उनके ऊपर इतना मान हो गया कि पहली बार भूली है। मैंने उनको प्रेम से बिठाया और 4 बार कहा, कोई बात नहीं, उसमें क्या हो गया, कभी भूल भी होती है, भूल भी जाते हैं। नहीं नहीं, मुझसे ऐसा कभी नहीं हुआ, आज ही क्यों हुआ, यही मुझे समझ में नहीं आता। उनका दुख था, उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अरे पर आपको तो ये चीजें तो आपको वापस मिल गई ना, आपके घर में ही तो थी। इतना सोचो कि अगर बाहर कोई दुकान में या बस में या ट्रेन में आप आपका पर्स और चश्मे भूल जाते तो मिल गए ना अब सब, फिर भूलने का इतना शौक क्यों कर रहे हैं? आप मुझे नहीं पहचानते? मैं तो कितनी बार, हाँ हाँ हाँ, ये वो सब ठीक है, पर मुझे ही चैन नहीं पड़ता। मैं ऐसे कैसे बेध्यान रह सकती हूँ कि मेरा पर्स और मोबाइल भूल गई। उस समय बहन जी अपने ही ध्यान में थे, इसलिए मेरी बातें उनके समझ में नहीं आ रही थी। उस बहन ने शायद पर्स या मोबाइल, उनको इतना दुख न लगता जितना दुख उन्हें ये लगा था इस बात का कि वो भूल गई थी। कई बार ऐसे दुख में सांत्वना काम नहीं आती, इसलिए उनकी बातों को मैंने 2-4 बार बोलने दिया। मरहम लगाने का कोई मतलब नहीं था। वो मुझे मिलने आई थी या अपनी पहली भूल का रोना रोने आई थी, ये मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने सोचा, जाने दो, उनकी शायद इतनी गुप्त बात मुझे कहने के लिए मैं ही योग्य लगी होंगी, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। ये भूल जाने वाली बात बहुत अजब है। मुझे लगता है दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे सब बातें याद रहती होगी। बहुत लोगों को मैंने सुना है, मुझे तो सब याद रहता है, कभी मैं कोई चीज भूलती या भूलता नहीं। उनकी भी कभी तो ऐसी घड़ी आती ही होगी जब बोल देते होंगे, ओहो भूल गया या भूल गई। खुद ने कुछ कहा होगा या दूसरों ने कहा होगा, खुद खुद ने सुना होगा या दूसरों ने सुनाया होगा, कुछ पढ़ा लिखा देखा जाना और अनुभव किया होगा। क्या सबको ये सब याद रहता होगा? मैं तो मान ही नहीं सकती। कोई मुझे पूछे कि कल रात को तुमने क्या खाया था, कौन सी सब्जी थी, कुछ याद है, तो मेरा जवाब तो सिर खुजा कर नाम ही आता है। क्यों इतना भी याद नहीं? आप कैसे हो? कल क्या खाया वो भी याद नहीं, तो फिर आप जो लिखती हैं वो आपको कैसे याद रहता है? यहाँ कौन कमबख्त ये सब याद रखने के लिए लिखता है? ये डायलॉग कैसे याद रहा, ये नहीं पूछने का। खैर, मुझे तो कितनी बार और बहुत बार सब भूल जाने में जो आनंद मिलता है, ऐसा कोई चीज में नहीं मिलता, किसी में नहीं। भूल गई, परम शांति, कोई झंझट नहीं। कोई चीज कहाँ रखी, ये याद रखने के लिए जितना श्रम करना पड़ता है, उससे कहीं कम श्रम किसी चीज को रख कर भूल जाने में करना पड़ता है। चीज रख दी तो रख दी, जब जरूरत पड़ेगी तब की बात तब, उसका अब क्या है, अभी इसकी क्या बात करने की। पर नहीं, ये याद रखने वालों की बहुत बड़ी मुसीबत है। उनके पास अपने अभिमान अहंकार की एक चाबुक रहती है। हमें लगाते हैं और पूछते हैं,
वो कहाँ रखा था? याद नहीं? क्या याद नहीं? वो कहाँ रखा था वो? अरे, कैसे हो आप? इतना भी याद नहीं रहता? इतना ही नहीं, मुझे तो बहुत कुछ याद नहीं रहता। ये मेरा स्वभाव समझो तो स्वभाव, आदत आदत समझो तो आदत। ये स्वभाव या आदत नहीं है, ये काम चोरी है, बेदरकारी है, बिल्कुल केयरलेस। अरे, मगज को बिल्कुल त्रास नहीं देते आप, इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। हमें कैसे सब याद रहता है? आपको कैसे याद रहता है मुझे नहीं पता, पर मैं किसी को हैरान करना नहीं चाहती, मेरे दिमाग को भी नहीं। मैं शांति प्रिय हूँ, याद रखने का काम मेरी शांति में बाधा डालता है, इसलिए मैं सब भूल जाती हूँ। मतलब क्या ढूंढना है वो भी तुम भूल जाओगी? हाँ, और आपने अभी जो लेक्चर दिया वो भी। सॉरी। अब अब आदतें आदतें तो अभी लेखक लेखक की भी आदत कैसी होती है? लेखक एक विशिष्ट प्राणी कहते हैं लोग, तो सबको पढ़ने के बाद पढ़ते हैं या पढ़ने के बाद लेखक को खत, पहले तो ऐसा होता था कि अब जैसे फेसबुक पर तो कमेंट्स करते हैं या लाइक वगैरह होता है, मगर पहले के ज़माने, मतलब 10-15 साल के पहले, ये पहले का ज़माना हो गया, तब लेखकों को पत्र आते थे, अच्छे भी और कभी कभी डांटते हुए पत्र भी आते थे। और कई लोग ऐसा बोलते हैं कि आपका लेख पढ़ा, तो ऐसा इतने ये जो शब्द हैं कि आपका लेख पढ़ा, 3 शब्द हैं। अब लेखक की हालत कैसी होती है इन 3 शब्दों को सुनकर या पढ़कर? कोई भी लेखक इन 3 शब्दों को सुनकर अगर गहरी नींद में होगा तो भी सर झटक कर उठ जाएगा। बीमार हो तो बिना दवा स्वस्थ हो जाएगा। बेचैनी और आलस छोड़कर खुश हो जाएगा। उसमें भी अगर तारीफ सुनी तो फिर पूरा दिन अपना भान भूलकर अपनी जात में ही खो जाएगा, खुद में अपनी जात को खो देगा। आहा हा, क्या लिखा है मैंने, मुझसे इतना अच्छा कैसे मैंने लिख लिया। लेखकों के लिए ये 3 शब्द जादू शब्द है। इनमें इतना सम्मोहन है, कहो कि ये संजीवनी समान है। टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल के जमाने में आज कोई पाठक कोई ऐसा कहे, ये बहुत बड़ा आश्चर्य कह सकते हैं। उसमें भी अगर किसी को लेख पसंद आ जाए और वो फोन या पत्र के द्वारा लेखक को ये लिखे कि आपका लेख पढ़ा, पसंद आया, तो लेखक की हालत कैसी होती है? उसके मन में खलबली मच जाती है, उसकी बेचैनी बढ़ जाती है, संसार का भान भूल जाता है। उसे तो बस तुम्हारा लेख पढ़ा, तुम्हारा लेख पढ़ा, तुम्हारा लेख पढ़ा, उसके सिवा कुछ याद नहीं रहता। मैं बहुत बार इन 3 शब्दों को सुनकर पढ़कर बेचैन हुई हूँ, इसलिए मेरा अनुभव है। कई बार इन 3 शब्दों के पीछे पीछे चला आता एक छोटा शब्द है लेकिन। लेखक की नींद उड़ा देने वाला ये शब्द है लेकिन। आपका लेख पढ़ा लेकिन उसके बाद क्या आएगा लेखक को पता नहीं। जब पाठक एकदम से बेचैन हो जाता है, मतलब उसे पढ़ना नहीं अच्छा लगा हो और उसके पेट में उथल पुथल मच जाती, तब वो लेखक को कैसे भी बताकर ही रहता है कि आपका लेख पढ़ा, पर उसमें इतनी इतनी भूलें हैं, खलास, उसमें ऐसा नहीं वैसा है, ये नहीं वो।
एक लेखक ने तो उसमें ऐसा लिखा था, दूसरे ने तो वैसा लिखा था, तो उन्हें पढ़ो जाओ। मैं तो किसी की नहीं शर्म रखता, भूल जिसकी हो उसके मुंह पर ही मैं बोल देता हूँ। ऐसे ऐसे पत्र और फोन आते हैं तो लेखक तो बेचारा ताली के साथ गाली की भी तैयारी रखता है, और उसमें कोई बुरा नहीं है। एक जैसे दिन तो किसी के जाते हैं क्या? लेखक कोई स्वर्ग से आया है और उसके सिर पर क्या सोने के सींग लगे हैं? ताली और गाली के सिवा भी कई कई वाचक ऐसे होते हैं जिनके पास 3 शब्दों के बाद भी इतना लिखने को होता है, मतलब वो लोग इतना पूरा पन्ने भर भर के लिखते हैं। ये गलतफहमी में मत रहिए कि लेखक की तारीफ में इतने 2-2 पन्ने भरते हैं। क्या लिखते हैं मैं आपको बताती हूँ। उन्हें लेखक की बातें जाननी होती है, घर गृहस्थी या लेखक के बारे में कि भाई उनका स्वभाव कैसा है, आदतें कौन सी है, या फिर खुद की सब बातें बतानी होती है। लेखक ने लिखने की भूल क्या की, तो वाचक ने लेखक का संपर्क नंबर या संपर्क जो एड्रेस ढूंढ लिया, और छोटी छोटी घटनाएं बहुत हो जाती हैं। तंत्री तो बेचारे अच्छी भावना से संपर्क सूत्र देते हैं, पर लेखक बेचारे बिना कुछ कसूर के बेचारे बन के रह जाते हैं। अगर कोई बोले कि तुम्हारा लेख पढ़ा, तो भी उसके शरीर में कंपन शुरू हो जाती है, जैसी जिसकी सहन शक्ति। हाल में ही एक पत्र, मतलब हाल में मतलब 10 साल पहले, अब मुझे तो हाल में ही लगेगा क्योंकि पत्र आने बंद हो गए हैं, तो मैं इस पत्र को संभाल के मैंने रखा है। पूज्य हास्य लेखिका बहन के चरणों में सादर वंदन। मर गई, कोई बचाओ ऐसे भक्तों से। पूज्य और मैं, इन 2 शब्द अगर मेरे सर में जगह बनाकर बैठ गए तो हास्य लेख तो बाजू पर रह जाएगा और माँ कलानंद मई का आश्रम खुल जाएगा। आपका लेख पढ़ा। बहुत साल पहले मैं आपके गांव में से गुजर गया था। गांव में तो नहीं गुजरे, गांव में से गुजर गए। तो मुझे याद आया कि वहीं से फिर हम शिरडी और नासिक गए थे। पूज्य साईं बाबा के दर्शन करके दूसरे दिन हम सूरत गए थे। आपका लेख पढ़ा, उसके सिवा एक पन्ना भर के साईं बाबा के चमत्कारों का वर्णन। भाई मेरे लेख के कोई चमत्कार के भी लिए 2-4 लाइन लिखती होती तो आपके पिताश्री क्या नाराज हो जाते। उस लेख में मैंने लिखा था, इतने साल हुए पर आज तक गांव को एक ही हास्य लेखिका की भेंट मिली है। थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कहने में क्या जाता है। अब तीसरे जो वाचक थे, उनकी शुद्ध भावना का पत्र लेखक को या लेखिका को जरा भी तकलीफ न हो, इसलिए जवाबी पोस्ट कार्ड देते थे वो लोग, और सब पूरा लिख कर एक खाली पोस्ट कार्ड साथ में आता था। पोस्ट कार्ड में उन्होंने अपने फेस लुक का वर्णन किया था। मेरी उम्र अब 90 के पास है, मुझे कान में कम सुनाई देता है। उसके सिवा भी बहुत सारी बातें लिखी थी। मुझे पढ़ने का शौक है। मैं जिस लेखक को पत्र लिखता हूँ तुरंत उनका जवाब आ जाता है। मेरे पास इतने लेखकों के पत्र हैं वगैरह वगैरह। पोस्ट कार्ड में जितना हो सके सब लिखने की कोशिश की थी। आप भी देखिए क्या क्या लिखा था। इस मैगजीन में इस नंबर के पन्ने पर इस महीने आपका लेख छपा है, तो मुझे पता ही होगा ना। खूब माहितीप्रद लेख पढ़कर मुझे आनंद हुआ। अभिनंदन। नीचे लिखे सवालों के जवाब दीजिए। अब मुझसे सवाल जवाब करते हैं। जो हुक्म मेरे दादा। आपका मूल गांव कौन सा? अब लेखक का मूल नहीं पूछते, पर आपने पूछा तो मैं
कहूँगी कि मैं मूल ये इस दुनिया की ही हूँ। फिलहाल अब क्या कर रहे हो, आप क्या करते हो दिखने के सिवा? सोती रहती हूँ। आपके मिस्टर क्या करते हैं? हाँ, ये जो इंटरेस्ट है उनको बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि भाई मिस्टर क्या करते हैं। कुछ नहीं, इधर उधर टाइम पास करते हैं। हमारे घर में मक्खी और मच्छर उनके कारण ही कम है। आपके गांव के बाजू में सोनगढ़ है, वहाँ की दुकान का मालिक मेरा, एक दुकान है वहाँ का मालिक मेरा भतीजा है। कभी वहाँ जाओ तो बोलना मेरा नाम देकर। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह। वहाँ जाकर मेरा लेख क्या उनको पढ़ने को बोलूँ? और ये गांव आपसे कितना दूर है? और वो गांव और वहाँ का जो प्रोफेसर है वो मेरे मित्र हैं। कभी जाओ तो मिलना, पहचान बढ़ाना। अजब, गजब है ये दादा। उनके नाम से मैं मेरी पहचान बढ़ाऊं? क्या मैं भटकती बला हूँ? ऐसे तो मुझे मेरी पहचान यात्रा निकालनी पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। किसी को मिलकर क्या कहने का? आप वो भाई को पहचानते हो जो मेरा लेख पढ़ते हैं? आप पढ़ोगे? अरे रे, लेखकों के ऐसे दिन आएंगे। आखिर में पत्र के अंत में उन्होंने जो खास बात लिखी थी, आपके गांव के जो हास्य लेखिका बहन है ना, उनका नाम पता मुझे देना। मुझे लेखकों के साथ पहचान बढ़ाने में बहुत ही इंटरेस्ट है। अब आप ही कहिए, मुझे वो जवाबी पत्र का क्या करने का? आखिर कोई भी लेखक पाठक के पास और क्या चाहता है? 2 शब्द, 2 लाइन, थोड़ा ठीक से बोलना। चलो एक आध पैराग्राफ ही हो जाए, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया ना। तो फिर लेखकों ने तो पाठक की ओर से आपका लेख पढ़ा जानकर ही खुश रहने का। आज इतना कहने वाला भी कौन है? अगर लेख पसंद आया होगा तो ही पढ़ा होगा ना, तो ही उन्होंने कहा होगा ना कि आपका लेख पढ़ा। इसलिए कम में समझ जाओ और पाठकों की दया पर खुश रहो। अब मैंने शुरुआत की थी हास्य लेखों से, फिर 5-6 सालों के बाद मेरा सिंगापुर जाना हुआ मेरे बेटे के यहाँ। तो वहाँ जाकर मेरी अहमदाबाद के एक पेपर में, लोक सत्ता में मेरी कॉलम चल रही थी, लप्पन छप्पन नाम से। तो उसमें हास्य लेख जो आते थे, तो अब 2 महीने के लिए तो मैं बाहर जाने वाली थी, तो मैंने तंत्री साहब जो थे तरुण भाई दत्तानी करके, उनसे पूछा कि कॉलम का क्या? तो बोला आप वहाँ जाके आपके जो अनुभव होंगे वो सब लिख के भेजना। मैंने बोला ठीक है। मुझे भी पता नहीं था कि ये मेरी एक प्रवास यात्रा बन जाएगी और हास्य प्रवास यात्रा सिंगापुर की बन गई। तो उसका नाम मैंने 2 महीने में चल के सिंगापुर देखा था पूरा, मतलब धीरे 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 टाइम तो पास करना था, तो मैं सब जगह चल के जाती थी। तो पुस्तक का नाम भी मैंने रखा चलता चलता सिंगापुर। अब देखिए ये पुस्तक है। अब हवाई प्रवास, जो हवाई यात्रा करते हैं हम लोग, तो जो हमेशा आते जाते रहते हैं उन्हें तो कोई नयापन नहीं लगता होगा, पर जो बहुत सालों में कभी कभी जाते हैं तो थोड़ा रोमांच रहता है। फिर बहुत से प्रश्न रहते हैं। फिर सब तो मैंने जो किताब में लिखा है, मगर एक जो मेरा सहयात्री का एक लेख है वो मैं पढ़ती हूँ। पहली पुस्तक मेरी जो ये है, ये प्रवास की सिंगापुर वाली, उसमें पहला ये मेरा सहयात्री का लेख है। एक विमान यात्रा, उसमें 2 सहप्रवासी सहयात्री थे। एक जाना माना सिने स्टार था और दूसरा देश का बड़ा सा उद्योगपति था।
विमान उड़ने के आधे घंटे के बाद भी जब वह उद्योगपति ने उस स्टार की तरफ देखा तक नहीं, तब अपने अहम को बाजू पर रखकर स्टार ने उद्योगपति की ओर देखकर अपनी पहचान दी। मिस्टर वो दिलीप कुमार थे और दूसरे शायद टाटा या गोदरेज थे कोई। तो मैं मिस्टर फलां कुमार, वन ऑफ द टॉप 3 सिने स्टार्स। तो उद्योगपति ने भी जवाब दिया, ग्लैड टू मीट यू। लेकिन फिर इतना बोलकर फिर अपना काम में लग गए या खिड़की से बाहर देखने लगे। हाँ, इतना कहा कि सॉरी, मैं फिल्में नहीं देखता। अब इतना अपमान होने के बाद तो फिर कोई बोलेगा भी नहीं, भले ही वो दिलीप कुमार हो या कोई भी हो। ये मामला तो हवा में उड़ गया था, लेकिन लोग नहीं भूले। मुझे भी मेरे मन में उथल पुथल हो रही थी कि मेरी पास वाली सीट पर कौन आएगा। अब पुरुषों के लिए ऐसा सुना है पुरुषों के बारे में कि सहयात्री के तौर पर उन्हें सुंदर स्त्री का सपना आता है या वो लोग देखते हैं। मुझे तो ऐसा कोई सपना देखना नहीं था। अगर सुंदर स्त्री आई तो मुंह फुलाकर बैठी रहेगी और मेरी यात्रा की सब मजा किरकिरी हो जाएगी। और अगर कोई बातूनी स्त्री आई तो मेरा सर खा जाएगी। फिर भी मेरे मन में था कि अगर अमिताभ बच्चन या शाहरुख, सलमान या सैफ में से एक आध खान भी आ जाए तो मेरा प्रवास तो यादगार बन जाएगा। इन लोगों को अगर टाइम ना हो तो कोई क्रिकेटर भी चलेगा। आजकल सब मैच देखने के कारण सबको पहचानती भी थी मैं, इसलिए कोई गड़बड़ होने की गुंजाइश नहीं थी। बस फिर क्या था, मसालेदार बातों की कितने दिनों तक मैं चला सकती थी ना। और मेरे आश्चर्य के बीच दूर से मैंने शाहरुख खान जैसे किसको देखा। डुप्लीकेट क्या प्लेन में घूमने लगे। मैं तो रोमांचित हो गई और मेरी सीट पर। अब इस लेख में और इसके बाद जो मैं 2-3 लेख पढ़ूंगी, मैं एक बात कह दूं कि मैं जब लिखती हूँ हास्य लेख तो कभी कभी मैं अपनी जो भाषा तो गुजराती है, फिर अभी हिंदी में तो ये पहली बार मैं बोल रही हूँ और मतलब इस मंच पर भी मैं पहली बार ही आई हूँ और हिंदी बोलने का मुझे मुहावरा तो नहीं, पर फिर भी कोशिश की है। तो जितना हो सके उतना शुद्ध बोलने की कोशिश की है। फिर भी कई शब्द ऐसे आ जाएंगे या आए होंगे तो आप मुझे कह सकते हैं। पर एक बात मैं कह दूं कि मैंने लिखना थोड़ा जब शुरू किया तब मैं शुद्ध गुजराती लिखती थी। धीरे करके मैंने अपनी जो बोली है, जो सुरती बोली बोलते हैं, मतलब हर एक भाषा के अलावा भी अपनी जो विस्तार है, अपना जो अलग अलग गांव रहता है उसकी बोली अलग रहती है। तो मैं अपनी बोली के कोई शब्द उसमें रखने लगी। तो मुझे भी ऐसा लिखना अच्छा लगा और बाकी सबको, मित्रों को भी पढ़ना अच्छा लगने लगा। तो इसलिए ये जो लेख मैं पढ़ूंगी अभी, इसमें अगर 2-3 शब्द आए तो मैंने उनको शुद्ध हिंदी में बदला नहीं है जानबूझकर, क्योंकि हम लोग जब कोई भी दूसरी भाषा बोलती हैं, हम लोग बोलते हैं जब दूसरी भाषा, तो समझो मैं गुजराती हूँ और मैं हिंदी अगर बोलती हूँ, दोनों बातें करते हैं कोई आमने सामने, तो 1-2 शब्द तो ऐसे आएंगे ही कि उसमें मैं मतलब उलझन में पड़ जाऊंगी कि भाई इस शब्द का हिंदी क्या होगा। तो मैं क्या करूंगी, गुजराती शब्द डाल दूंगी कि भाई समझ में तो आ जाएगा, पूरा वाक्य समझते हैं तो वो शब्द उसमें कुछ बाधा नहीं डालेगा। तो अब देखिए इसमें जो मैंने गुजराती शब्द रखे हैं आपको कैसे लगे। अच्छा, आगे चलते हैं। हाँ, मैं तो रोमांचित होकर मेरी सीट पर
अब सीट पर बैठकर जो हम एकदम बेचैन होते हैं, फिर ऐसा थोड़ा होते हैं ना, थोड़ा इधर उधर ये जो, तो गुजराती में कहते हैं ऊंचा नीचा होना। तो मैंने वही रखा है कि मैं मेरी सीट पर ऊंची नीची होने लगी। मेरी बाजू की सीट पर उसका नंबर हो तो कितना अच्छा। दूर से स्टाइल मारता हुआ, उसे कोई देखता है या नहीं उसका ध्यान रखते हुए एस के मेरी सीट के नजदीक आकर अटक गया। मेरे हृदय के मेरी हृदय की धड़कनें बढ़ गई। मैं मेरी घबराहट, आश्चर्य, आनंद वगैरह भावों को छुपाती उसके सामने देखती रही, मगर देखती नहीं रही, एक बार देखकर थोड़ा इधर उधर देखने लगी। मेरे सामने स्माइल देकर, अपनी बैग रखकर वो तो सीट में बैठ गया। मेरे मन में तो खलबली शुरू शुरू वाह, एसके मेरे पास! ओह वाह, क्या करूं, क्या बात करूं, क्या पूछूं। स्माइल दी है इसलिए बोलेगा तो सही, पर जरा अटकूं यहीं पे, थोड़े मेरे ख्यालों को विराम दूं। 5-6 घंटे का समय है, शांति से बात शुरू करूं, नहीं तो वो सीट बदल डालेगा। मैंने अभी तक उसे ये पता नहीं चलने दिया था कि मैं उसे पहचान गई हूं, इसलिए उसे मैं बुलाऊं या फिर वो उद्योगपति जैसा करूं। शायद मैं उसे मेरी पहचान दूं और कहूं कि मैं गुजराती बहुत कम जानी मानी हास्य लेखिका हूं, तो उसके मन में क्या बड़ा फर्क आ जाएगा। वो कहेगा सॉरी, मुझे गुजराती पढ़ना नहीं आता। प्लेन में तो मुझे पानी मिल जाएगा, पर मेरे माप की अब जो ढक्कन है, तो ढक्कन के बदले हम लोग ढांकनी बोलते हैं कि ढांकनी में पानी, मतलब बहुत शर्म की बात होती है तो हम लोग बोलते हैं कि ढांकनी में पानी लेने डूबी मर। तो इसमें मैंने वो जो संदर्भ है ये दिया है कि प्लेन में तो मुझे पानी मिलेगा, पर मेरे माप की ढांकनी कहाँ से लाऊंगी। रहने दो, और पहचान दिए बिना ही मैं बात शुरू करती हूँ। कब का बेचारा सीट में ऊंचा नीचा हो रहा है और तिरछी नजरों से मुझे देख रहा है। मैंने मान देते हुए उसे कहा, हेलो शाहरुख जी, आप कैसे हैं? ओह हेलो, अल्लाह की मेहरबानी से खूब मजे में हूं। आप कैसी हैं? और आपका शुभ नाम क्या है? वो मन में आंटी जी शब्द खा गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने मेरा नाम कहा और वो आदत से क पर अटक कर बोला, क कल्पना देसाई। ओहो, गुजराती में लिखती हैं वही, द फेमस ह्यूमरिस्ट। मैंने तो हाँ कही और खुशी को जैसे तैसे रोका। हाथ पर और मेरे गालों पर चूटियां काटने लगी। मेरा कान इसे मरोड़ दिया। सपने में तो नहीं, ये कब से गुजराती पढ़ने लगा। कुछ कह नहीं सकते इन स्टारों का। एक आध गुजराती फिल्म में अगर हीरो बना होगा तो गुजराती भी सीख लेगा, और मेरे कोई शुभ चिंतक ने उसे मेरा पुस्तक दे दिया होगा। तो चलो, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। इस बहाने 1-2 करोड़ लोग गुजराती तो पढ़ने लगेंगे। फिर तो वो भी मेरे पुस्तक के लेखों की तारीफें करने लगा, और मैंने उसकी फिल्मों की और कार्यक्रमों की और जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसका, मतलब उसकी प्रशंसा की, हाजिर जवाबी। 5 घंटे तो बातों में कहीं निकल गए। उसने मुझे कार्ड दिया, जब मर्जी हो फैमिली के साथ मेरे घर या शूटिंग में आप आ सकती हैं। मैंने भी उसे मेरे गांव की 0% पोल्यूशन वाली हवा फेर मतलब अच्छा, घूमने आने का निमंत्रण दिया। गांव की बातें उसे बहुत अच्छी लगी और उसने वचन दिया कि मैं जरूर आऊंगा। हमारी यात्रा शुभ यात्रा, आनंद यात्रा बन गई थी और सिंगापुर आने की घड़ियां शुरू हो चुकी थी। घड़ियों की गिनती शुरू हो चुकी थी। एयरपोर्ट पर जल्दी पहुंचने की वजह से शाहरुख दरवाजे की
नज़दीक की सीट पर पहुंच गया और मैं सहयात्री की बातों को मन में याद करके खुश हो रही थी। अचानक मुझे लगा कि कोई मुझे बुला रहा है। आंखें खोलकर देखा तो एयर होस्टेस मुझे प्लेन से उतरने की विनती कर रही थी। तो शाहरुख खान कहाँ गया? मैंने सपना देखा। ओहो, ऐसा ही सपना आना था तो अमिताभ बच्चन का क्यों नहीं आया? खाली पीली शाहरुख के साथ सिर खपाया। अब शुभेच्छा ही कम हुई और क्या। अब सिंगापुर में तो इतने सारे अनुभव हुए थे। मेरे जो बेटे बहू वहाँ रहते थे तो थोड़े थोड़े महीनों में उन्हें फ्लैट बदलना पड़ता था। अब मैं गई थी तो 1 महीना एक फ्लैट में रही। फिर उन्होंने कहा कि दूसरे फ्लैट में अब जाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं थी। तो नए फ्लैट में हम गए तो मुझे जो रहते थे उनका अनुभव कैसा हुआ मैं कहती हूँ। नए फ्लैट में लुका छुपी। नए नए लोगों का अनुभव करना हो तो हमें थोड़े थोड़े समय पर पड़ोसियों को बदलते रहना चाहिए। हमारे इंडिया में तो हम मरते दम तक एक ही पड़ोसियों को लेकर जीवन बिता देते हैं। नसीब वाले लोग गांव-गांव घूमते रहते हैं। एक साल में फ्लैट बदलकर पड़ोसी भी सिंगापुर में ऐसे मिले कि उनके साथ रहने तक की बात तो बराबर थी, पर आज तक मेरे बेटे और बहू ने किसी के साथ रसोई, फ्रिज और टीवी किसके साथ शेयर नहीं किया था। इसलिए मन में थोड़ा डर था कि पड़ोसी कैसे मिलेंगे। हमें उनके टाइम के हिसाब से एडजस्ट होना पड़ेगा या दादागिरी करके रहेंगे। वैसे तो दिखने में वो लोग सीधे साधे लगते थे, इसलिए उन्होंने हमें अपने साथ पूरा घर दिखाया और रसोई दिखाते हुए वहाँ रहने वाली मिसेस नायर एंड फैमिली था, तो मिसेस नायर आगे आई। मैंने तो धीरे से फ्रिज खोलकर देख लिया फ्रिज में क्या है। हमारे डर से फ्रिज बिल्कुल खाली था। 2-4 पानी की बॉटल्स थी और एक सड़ा हुआ सेब था अंदर, जो हमें देख रहा था। मुझे मन में हंसी आ गई। हमारा जैसा ही है स्वभाव, अच्छा मेलजोल बढ़ेगा। पर मेरी मान्यता गलत निकली। मिसिस नायर ने हमें बताया कि आपने फ्रिज खाली किया है। ये एक एप्पल निकालने का रह गया था। अब देखिए, घर में हम 3 ही जन रहते हैं और हम तो बाहर खाना खाते हैं, घर में खाना नहीं पकाते। ये मुझे सिंगापुर में ये बात बहुत अच्छी लगी कि वो लोग घर में खाना नहीं पकाते, बाहर जाके खा लेते हैं। मैं तो कब की लेखक बन गई होती। अभी जो नायर थे वो लोग तो बाहर खाते थे। बड़ा जो बेटा बहू थे तो नज़दीक में रहते थे। मझला बेटा खाली सैटरडे संडे शनि रवि को आता था और सिर्फ छोटा लड़का जो शादीशुदा नहीं था उनके साथ रहता था। तो उनको भी पड़ोसी अच्छे मिले, मतलब तो उनको भी ऐसा लगा कि ये लोग अच्छे पड़ोसी साबित होंगे। तो उनको भी ऐसे पहले से आनंद हुआ कि भाई आप आए तो हमें बहुत अच्छा लगा, हमें थोड़ा चेंज भी मिलेगा और थोड़ा अच्छा लगेगा, मतलब एक सी जिंदगी में थोड़ा बदलाव भी आएगा। मिस्टर नायर जो थे उम्र वाले थे। सभी हम उम्र वाले ही होते हैं, लेकिन ये उम्र मतलब जो 60 के ऊपर जाते हैं वो लोग उम्र वाले कहे जाते हैं। नायर के चेहरे पर इतनी खुशी छलकती थी कि अगर हम शायद कोई नीचे ऐसे बर्तन रखे तो उसमें भी गिर जाए, इतनी खुशी। और वही जो बर्तन में इकट्ठा की हुई जो खुशी होती है वो कभी भी काम आ सकती है। शायद सालों के बाद इतने भले लोग एक साथ देखने को मिले। जरा भी पहचान के बिना पहले ही दिन से इतने हमें मदद की उन्होंने कि हमें अपनी जात पर शर्म आने लगी।
एक के कड़वे अनुभव से हम दूसरों को भी एक ही तराजू में तोलने बैठ जाते हैं। ये हमारी बहुत बुरी आदत है, क्योंकि पिछले जो पड़ोसी थे उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा था। हम अंदर अंदर फुसफुसाए। पहले वाले फ्लैट में से निकलते वक्त कोई हमें या हमारे सामान को देखने तक तैयार नहीं था। जब यहाँ मिस्टर नायर के दोनों लड़के और जो पास में साले रहते थे, साला साहब, उनकी मदद से हमारा सामान फटाफट 70वें माले तक पहुंच गया था। हम नीचे खाना खाकर वापस आए, तब तक तो उनके लड़के ने फ़ोन और कंप्यूटर भी ठीक से रख दिया था और कहा, जब तक आपका फ़ोन कंप्यूटर कुछ चालू हो तब तक ये आप ले सकते हो। अच्छा फ्लैट और अच्छे पड़ोसी मिलने की खुशी में हमने वीकेंड को सेलिब्रेट किया, फिल्म देखी और शानदार भोजन कर दिया। 2 दिन में सामान सब ठीक से रख दिया। दूसरा कुछ खास काम तो था नहीं, इसलिए सोमवार कब आ गया पता ही नहीं चला। अब तक हमने हमारा किचन बॉक्स भी खोला नहीं था, इसलिए सुबह का नाश्ता करने हम नीचे ही चले गए थे, फूड कोर्ट में। अब दोनों बेटा और बहू जाने लगे। मुझे समझाया कि देखो, तुम आराम से रहना और कुछ कहीं घूमने जाना हो तो अंकल को पूछकर नज़दीक में ही किधर इधर उधर घूम के आ जाना, ज़्यादा दूर मत जाना। खाने पीने की कोई झंझट मत करना, नीचे आकर खा लेना। ठीक है, शाम को मिलते हैं और फ़ोन करती रहना। मैं तो नई जगह आराम से देखते देखते फ्लैट पर पहुंची। लॉक खुल रही थी कि सामने के फ्लैट से मिस्टर नायर के जो साले थे वो दिखे। हेलो आंटी। वो खुद सफ़ेद दाढ़ी वाला, सिर पर गिने चुने बाल वाला, बड़ी सी पांद, मतलब बड़े से पेट वाला। मैंने तो 1 सेकंड में हेलो आंटी बोला, उसमें सब देख लिया। क्या देखकर मुझे आंटी कहता है, खुद देखो अपने को। मैंने भी मुरझाए चेहरे से कहा, हेलो ब्रदर, हाउ आर यू। आंटी का ब्रदर अंकल हो गया ना। ज्यादा लपछप करे उससे पहले मैं फ्लैट में अंदर चली गई। सामने देखा तो मिस्टर नायर टीवी देखने बैठे थे। हेलो आंटी। अरे बाप रे, यहाँ तो रोज उठ के गालें पड़ने वाली है। मैं जल्दी मर जाऊंगी। उनको तो मैंने सीधा ही कह दिया, हेलो अंकल, गुड मॉर्निंग। और अंकल का तो उस दिन जैसा मुंह इतना खुशी से छलका, छोटे बच्चों जैसी निर्दोषता कभी कभी कहीं मिलती है। मैंने मनोमन उनको प्रणाम किया। रूम में जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि आंटी मतलब मिसेस नायर ऑफिस गई होंगी। छोटा लड़का कॉलेज गया होगा। मझला लड़का सुबह से निकल गया था नौकरी पर। मतलब घर में अंकल अकेले और मैं मर गई। बाप रे, मुझे तो इतना डर लगा। एकदम अनजान देश, अनजान लोग और ऐसी नाजुक परिस्थिति आ जाएगी, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। राम 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 राम। अब क्या करूं। वो हास्य निर्दोषता बालक जैसा अब मुझे डराने के लिए काफी था। मैंने तो दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। पसीना नहीं हुआ था फिर भी पंखा चालू कर दिया। प्यास नहीं लगी थी फिर भी पानी पी लिया। दोपहर को 1 बजे तक मैं रूम में बंद रही। उतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। आंटी, आंटी, अंकल की आवाज आई। क्या करूं, दरवाजा खोलूं और जहर की परीक्षा करूं या अंदर से जवाब दूं। आखिर बुढ़े ने अपनी जात दिखाई और वो भले दिखते अंकल के लिए मेरे मगज में कैसे कैसे विचारों की गाड़ी दौड़ने लगी। मेरी जात पर भी मुझे गुस्सा आया। सिंगापुर तुमने जितना देखा उतने में से तुम्हें संतोष नहीं हुआ। अब खा, लड्डू खा। आखिर मेरी हिम्मत को फड़कार कर मैंने दरवाजा खोल दिया और आश्चर्य, वो अंकल
मैं शायद उनके ऊपर कोई दावा ठोक दूंगी, वैसा समझकर घबराकर सामने के दरवाजे के सहारे घबराकर धीरे धीरे पूछ रहे थे, आंटी मैं नीचे जाता हूँ, कुछ लेकर आऊँ आपके लिए। उस समय का उनका शरीर का जो हलन चलन था और उनकी मन की हालत का वर्णन, फिर भी एकदम भरोसा न करते हुए मैंने उनको स्वस्थ करने के लिए कहा, नो थैंक यू, पर मुझे भूख नहीं है। इतना सुनकर ही अंकल जैसे दौड़कर भागे, रूम घर बंद करके बाहर निकल गए। उनके जाते ही मैं किचन में गई, 2 बोतल पानी भर लिया, जल्दी जल्दी रूम में वापस आ गई। रात को बेटा और बहू आए, उनके साथ ही फिर बाहर निकली। खाते खाते दोपहर की बात करते समय हम 3 इतना हंसे कि हम पागल होने की तैयारी थी। अंकल के साथ लुका छुपी का खेल था, 4-5 दिन चला। वो भी समझ गए थे। वैसे जैसे मेरे रूम का दरवाजा खुलता, वो भाग के अपने रूम में बंद हो जाते थे। क्या हो, कभी कभी तो औरत से भी डरना पड़ता है। अब जब सिंगापुर जाने के पहले हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हमारे साथ नाश्ता लेकर जाते हैं। तो नाश्ते का एक थैला रहता है या थैली, भले ही जहाँ जाते हैं वहाँ मिलता है, पर फिर भी हमें और खासकर स्त्रियों की ऐसी आदत रहती है कि खाना साथ में रख कर जाएं। तो कारण में ऐसा कई बार देखा गया है कि अगर रास्ते में ट्रेन, बस या कार के कुछ भी अटक गई या कुछ भी हुआ, तो जितने घंटे रुकने पड़े उसमें अगर साथ में खाना हो तो हमें भूखे नहीं मरना पड़ता, मतलब भूखा नहीं रहना पड़ता। और हम बाहर गांव जाते हैं, मतलब ऐसे परदेश जाते हैं, तो लोगों को भी ऐसी आदत रहती है कि कहीं ना कहीं से अपने सगे वाले ढूंढ लेते हैं और जाने वाले के साथ अपना एक पार्सल दे देते हैं। तो जो पार्सल की कहानी है मेरी सिंगापुर जाने से पहले, तो मैं आपको बताती हूँ। भारतीय लोग जहाँ जहाँ जाते हैं, ये जो प्रथा है वो जीवंत रखते हैं और बाद में अपना प्रवास चालू कर रखते हैं। इसके कारण जी थेपला छूंदो तो હવે નથી કોઈ લઈ જતું। जमाने भर जूली, मतलब पुरानी ये प्रथा आज भी इतना मान उसका है। जैसे 10वीं और 12वीं कक्षा में जो उसका रिजल्ट निकलता है ना, तब कोई निर्दोष जो बच्चे रहते हैं उनके उज्जवल भविष्य की टिप्स देने के लिए कितने लोग निकल पड़ते हैं। वैसे ही परदेश जाने की बात किसी की भी जाहिर हो जाए तो जो प्रवासी होते हैं, यात्री, वो निर्दोष होते हैं, पर उनके सगे वाले और पड़ोसी जो होते हैं वो ऊंचे नीचे होते हैं। अब तो आपको समझ आया होगा कि ऊंचा नीचा क्या होता है। फिर मेरा सिंगापुर जाना जब तय हुआ, उसके एक दिन अगाऊ पहले हमें बम्बई पहुंचना था, इसलिए मेरा गांव का नाम उच्छल है। उच्छल गुजरात में सूरत से थोड़े दूर है, छोटा सा गांव है। और अब यहाँ सब सहूलियत हो गई है, मगर पहले इतनी नहीं थी। तो 1-2 दिन पहले पहुंचना पड़ता था। पहले सूरत जाते, सूरत से फिर बम्बई जाते, वहाँ से प्लेन पकड़ना पड़ता है।
आज भी तो मुंबई बम्बई ही जाना पड़ता है। तो जाने से पहले, उच्छल छोड़ने के एक दिन पहले, जो तैयारी तो बहुत दिनों से चल रही थी, फिर भी घर के लोगों ने मुझे जैसे मेरी परीक्षा शुरू कर दी, मेरे सिर पर सवार हो गए और मेरी जैसे चोर की, मतलब चोर ने तो जो परीक्षा देने वाले उसको पूछते ने, ये रखा वो रखा परीक्षा की। हाँ, परीक्षा के पहले हम लोग बच्चों को कितना हैरान करते हैं। पेन रखी, कंपास रखा, रबर लिया, ये लिया वो लिया। पढ़ाई बराबर की कि नहीं वो बाद में, पहले ये सब लिया। अच्छा, पासपोर्ट बराबर रखा है, टिकट और वीज़ा कहाँ है जरा देखने दो। तो सब सामान एक बार चेक कर लिया, कुछ बाकी नहीं ना, जरा स्मार्ट बनने का। मैं तो पहली बार जा रही थी सिंगापुर। सच्चा झूठा जैसा भी आए इंग्लिश बोलने का, वो लोग भी ऐसा ही करते हैं। हमारा काम हो जाना चाहिए। मुझे कितने दिनों से यही कार्यक्रम का डर था, इसलिए मैंने तो बाबा का नाम लेकर गहरी सांसें लेना शुरू कर दिया। इतने में दरवाजे पर बेल घंटी बजी। देखा तो पड़ोसी आए थे और 2-3 सगे वाले थे, मुझे आखिरी बार मिलने आए थे। उन्हें डर था कि हवाई यात्रा का कोई भरोसा नहीं, मिल लेते हैं, अगर ऊपर पसंद आ गया तो, वापस न भी आए तो। मैंने तो सबके हाथ में पार्सल देखकर मेरी गहरी सांस लेने की स्पीड बढ़ा दी। मुझे लगा इन लोगों ने सिंगापुर में भी अपने पहचान वाले ढूंढ निकाले। सबकी आओ भगत करके मैंने पानी से उनका स्वागत किया। ज्यादा तो मैं क्या करती थी उस समय, जाने की दूसरे दिन भाग दौड़ चल रही थी। सामान बढ़ जाने के डर से मैंने चाय बनाने का टाल दिया। मन ही मन मेरे मन में घबराहट शुरू हो गई थी। सब सामान पैक हो गया है, वजन भी बराबर हो गया है, तब ये सब मैं पार्सल कहाँ रखूंगी, और वजन ज्यादा होगा तो मुझे ज्यादा पैसे भरने पड़ेंगे। मेरी चिंता का जैसे जवाब देते हैं, वैसे उन्होंने अपने अपने पार्सल मुझे देते हुए कहा, ये लीजिए, आपके बेटे को मेरे हाथ का नाश्ता खिलाना। जब मेरे यहाँ आता था ना, तब खा के जाता था। ओह, आज पता चला कि बेटा घर में क्यों नहीं खाता था। एक ने तो घर का शुद्ध घी और देशी गुड़ उसका पैकेट मुझे दिया। आपके बेटे को गरम गरम भाकरी बनाकर खिलाना, और ये घी लगाना, और ये गुड़ भी खिलाना। अरे वाह, वहां कहाँ ऐसा घी मिलेगा। और कभी कभी तो गरम गुड़ पापड़ी भी खिलाना। गुड़ पापड़ी एक तरह की मिठाई आती है, गुजराती लोग बनाते हैं, घी गुड़ और गेहूं के आटे से। मुझे याद तो करेंगे ऐसी। अब 2-3 शब्द मैंने पहले बोला था गुजराती आएंगे, उसको मैंने हिंदी नहीं किया है, पर आप लोग समझ जाएंगे। ऐसी लसलसती और मीठी मीठी लागणी को कैसे कोई टाल सकता है। जिन चीजें लेने की मैंने टाली थी, आखिर मैंने वही सब चीजें सबको आइसक्रीम खिलाकर स्वीकार कर ली। इतना अच्छा है कि जमाने से गुजराती लोग इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई, कनाडा जाकर बसे हैं, इसलिए सिंगापुर के बारे में किसी को खास इतनी जानकारी नहीं थी। ये 10-12 साल के पहले की बात है। एक हफ्ते की टूर करके आने वाले भी गुजराती भोजन और शॉपिंग के सिवा ज्यादा जानते नहीं थे। फिर भी एक सलाह प्रेमी था, उसने कह दिया, वहां जाकर जरा जाने वाले हो तो थोड़ा गर्म पहनना ओढ़ना लेकर जाना, आपको हैरान नहीं होना पड़ेगा। मैंने मन में हंसते कहा, सिंगापुर में तो बादल, बिजली, बरसात, इतना सब, इसलिए गरम शाल ओढ़ने की जरूरत नहीं। छाता तो लेना ही पड़ेगा, और छाता तो फॉरेन का ही अच्छा, इसलिए वहीं से ले लूंगी। सबकी
सबको विदा करके हमने नाश्ते की अलग बैग बनाई और वजन किया तो 10 किलो वजन बढ़ गया था। अब क्या करूं? फिर तय किया कि बैग ले लेंगे। एयरपोर्ट पर जल्दी पहुंच जाना पड़ेगा। कस्टम अधिकारियों शुरुआत के पैसेंजरों को खास हैरान नहीं करते। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है वैसे उनका मगज गर्म होता है, इसलिए फिर पैसेंजरों को हैरान करने लगते हैं। ऐसी लोकवायका है और इस हम आराम से सो गए और दूसरे दिन मुंबई जाने के लिए रवाना हुए। पहले तो ऐसा रिवाज था कि परदेश जाने वालों को सब मान से देखते, उन्हें दही खिलाते, कुमकुम तिलक करके नारियल देते, उनकी आरती उतारते, हार पहनाते और शगुन शगुन के रुपये भी देते। पर यहाँ तो किसी को कुछ याद ही नहीं था। मैंने भी मन में सब टाल दिया। सब कोई भी घड़ी शुभ घड़ी ही है। इतनी सारी शुभेच्छाओं के बाद तो मैं आराम से ही पहुंचूंगी ना। आखिर एयरपोर्ट पर जाने का समय आ गया और मैंने सबकी हंसते हंसते विदा ली। सब बहुत खुश दिखे। सामान ट्रॉली पर रखकर मैं कस्टम की सब विधियां करने चली गई। एक के बाद एक विधि पार करने के बाद मैंने अधिकारी को सामान दिखाते हुए कहा, देख लीजिए सब बराबर ही है। मैं तो मेरे बेटे के यहाँ जाती हूँ, इसलिए मेरे पास ऐसा कोई सामान है ही नहीं। पर उन्होंने तो अपनी फर्ज के भाग रूप बैग खुलवाई और देखने लगे। इन सब कार्यक्रम दौरान मेरे मोबाइल पर 5-6 फोन आ गए। वो बैग गई क्या? सबको मेरे अलावा उस बैग की चिंता ज्यादा थी। घड़ी घड़ी फोन लेने में कभी मेरा पर्स फिसल जाता, कभी पासपोर्ट फिसल जाता। मैंने बैग की ओर देखा तो क्या देखा, कस्टम अधिकारी घी का पैकेट नाक के पास रख कर गहरी सांस लेते मेरे सामने बोले, देखिए मैडम, ये असली देशी घी का पैकेट आप यहीं छोड़ जाओ। बहुत साल हो गए ऐसा घी नहीं देखा। आपका सब सामान मैं ऐसे ही जाने देता हूं, पर ये घी आप भूल जाइए। ओहो, मैंने तो देशी घी की गोड़ पापड़ी का सपना उस अधिकारी की आंख में देखकर बैग को लगेज में जाने दिया और वहीं से मैं चलती बनी। जैसे कहते हैं ना कि खाने वाले पे मतलब दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, वैसे मुझे लगा कि घी के दाने पर चाटने वाले का नाम लिखा था क्या। चलो अभी बड़ा मन रखो और प्लेन में प्रवेश करो। और क्या, जब से मेरी टिकट आई थी मेरे मन में 2 सवाल थे। मेरा सहयात्री कौन होगा और कस्टम अधिकारी क्या रोज घर से दही जीरा खाकर निकलते होंगे। राजुल जी, समय हो जाए तो इशारा करिएगा प्लीज। और एक में हाँ, अब आम का सीजन शुरू हो गया है तो
पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या पूछते हैं। एक पेशेंट डॉक्टर के पास गया और पूछने लगा, डॉक्टर साहब आपकी सलाह चाहिए। सॉरी, यहाँ दवा मिलती है, सलाह के लिए कोई वकील के पास जाओ। नहीं साहब, ये सलाह तो आपके पास ही लेनी पड़ेगी। तो फिर खाली सलाह से तुम्हें अच्छा नहीं होगा, सलाह के साथ आपको दवाई भी लेनी पड़ेगी। हाँ हाँ साहब, मैं आपको सलाह के भी पैसे दूंगा और दवाई के भी, सलाह के पैसे दूंगा पर मुझे ज़बरदस्ती दवाई मत दो। अच्छा अच्छा, बोलो क्या होता है। वैसे तो मुझे कोई रोग नहीं, पर मुझे कभी कुछ होता भी नहीं। तो फिर लहर आराम करो, ऐसे खा पी के जलसे करो, जाओ। अरे साहब, ये जलसे के नाम पर मैं आपसे मिलने आया हूँ। आजकल पूरी दुनिया आम खाने पर पागल हुई है और जलसा करती है, तब मुझे आम खाने का बहुत डर लगता है। ओहो, आम खाने में कैसा डर? उसमें क्या नुकसान होता है? लोग तो पूरे साल का विटामिन प्रोटीन्स मिल जाए इसलिए 1-2 महीने आम खा लेते हैं। शरीर की शुद्धि भी हो जाती है, गाल पर लाली आ जाती है और थोड़ी तंदुरुस्ती भी बढ़ जाती है। आप पेट भर के खाओ, आम तो नो प्रॉब्लम। ज़्यादा कैरी खाने से डायबिटीज तो नहीं होगा? अरे नहीं नहीं, ऐसा किसने कहा। आप एक आम खाइए और 1 किलोमीटर चलिए तो डायबिटीज तो क्या, डायबिटीज का बाप भी नहीं होगा। डायबिटीज का कोई बाप भी है क्या? भाई, एक सलाह में क्या आप मेरा जी निकालेंगे? अगर मैं ज़्यादा आम खाऊं तो मेरा वजन तो नहीं बढ़ जाएगा, और अगर वजन बढ़ जाए तो फिर बीपी और हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं क्यों बैठा हूँ यहाँ? ओह, मुझे लगता है आपको मैंगो फोबिया हो गया है। हैं? वो क्या? उससे क्या होता है? इनके क्या क्या लक्षण है और उसका क्या उपाय है? मैंगो फोबिया मतलब इस सीज़न में जहाँ भी जाए दर्दी को सिर्फ आम ही आम दिखते हैं। उसे हमेशा ऐसा डर लगा रहता है कि कहीं से तो आम की खुशबू आती है। टीवी में भी उसे आम ही डराते हैं, समाचार पत्रों और सामयिकों में भी आम के सिवा किसकी बात नहीं। घर में या घर के बाहर लोग आम लेते, खाते और छिलके गुठलियाँ डालते दिखते हैं। अरे, जब गायों को भी आप छिलके और गुठलियों में सर डालकर खड़ी हुई देखो तो समझ लेना कि मैंगो फोबिया आपको हो गया है। अच्छा हुआ मैं आपके पास सलाह लेने आया हूँ। ये नया रोग मुझे आज ही पता चला। प्लीज़ मुझे जल्दी अच्छा हो ऐसी कोई दवाई दीजिए। अब चाहो तो एक्सरे ले लो, दवा इंजेक्शन का कोर्स भी करवा लो। अरे अरे, जरा मुझे सांस तो लेने दो। आम चीज़ ही ऐसी है कि किसी से कोई भी खाए बिना नहीं रह सकता। आप भी नहीं? अरे मैं क्या बात करूं, किसी से कहना नहीं, पर मुझे भी तुम्हारे जैसी आम का बहुत डर लगता है। वैसे तो मुझे आम बहुत पसंद है। एक बार मैं आम खाना शुरू करूं तो फिर कोई लिमिट नहीं रहती। ये तो क्या है कि रोज 4 बजे दवाखाना खोलना पड़ता है। बाकी इस सीजन में तो आम रस और रोटी खाकर सोने में जो मजा है, आ हा हा। बस डॉक्टर साहब, यही मुझे कहना था कि आम खाकर दोपहर को अगर सो जाएं तो क्या वजन बढ़ता है? अरे भाई, एक बार आम खाकर फिर तुम्हें तुम्हारे वजन की चिंता छोड़ देनी चाहिए। वजन का तो क्या है, आज बढ़े और कल घटे, आज घटे और कल बढ़े। मूल बात है आम खाने की, तो जरा भी घबराए बिना आम खा लेने की। मैंने पहले ही कहा, जितने आम खाओ उतने किलोमीटर चलो।
उससे कोई भी रोग आपकी तुम्हारी पास नहीं आएगा। साहब ये चलने वाली बात थोड़ी जरा मुश्किल है, कुछ कम नहीं हो सकता? कम से कम एक समय पर एक ही टुकड़ा खाना, और अगर रस खाना हो तो 1 चम्मच लेना। पूरे दिन में धीरे धीरे 1 आम हो जाएगा या 1 कटोरी रस हो जाएगा, तो और आपका आम में जो जी अंदर रहेगा वो भी आपको माफ कर देगा। तो फिर मैं अब पेट भरकर आम खा सकता हूँ। डॉक्टर ने सोचा है कैसा पेशेंट है। शायद टाइम हो गया 10 बजे। राजुल बहन वे घड़ी लेकर नहीं बैठी। मैंने आप सबका बहुत बहुत समय ले लिया, माफ़ी चाहती हूँ। मुझे पढ़ने में याद ही नहीं रहा और मैं घड़ी लेना साथ में रखना भूल गई थी। माफ़ कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच, आप जितने भी लोग जुड़े रहे, और मंच के सभी लोगों का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।